बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले दरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। हमारा जो आज का मौजू है ना, वो है पुरसकून ज़िंदगी के ऊपर कि पुरसकून ज़िंदगी कैसे गुजारें। एक बूढ़ी खातून थी, इनसे पूछा गया कि कोई शौहर अपनी बीवी से पागलपन की हद तक कैसे प्यार कर सकता है, क्योंकि इनका इंटरव्यू हो रहा था ना, जिन्होंने अपने शोहर के साथ 50 साल का अरसा पुरसकून तरीके से हंसी खुशी गुजारा था। खातून से पूछा गया कि इस पुरसकून 50 साल ज़िंदगी का राज क्या है। क्या वो खाना बनाने में माहिर थी, क्या फिर इनकी खूबसूरती इसका सबब थी, या ढेर सारे बच्चों का होना इसकी वजह थी, या फिर कोई और बात है। उनसे पूछा गया कि बच्चों की वजह थी, या खाना बनाने में माहिर थी, या खूबसूरत थी, या कोई और वजह है। बूढ़ी खातून जवाब देने लगी, पुरसकून शादीशुदा ज़िंदगी गुजारने का दारोमदार अल्लाह की तौफीक के बाद औरत के अपने हाथ में होता है। तो जो आप लोग हमारी वीडियो को देख रहे हैं ना, तो कोशिश किया करें कि हमारी वीडियो को ना लाइक कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें प्यारा सा। और अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहें साथ में। तो औरत से पूछा गया कि आप इसकी वजह बताएंगी, तो कहने लगी कि अल्लाह पाक के बाद, अल्लाह पाक की तौफीक के बाद औरत के अपने हाथ में है। औरत चाहे तो अपने घर को जन्नत बना सकती है, और अगर वो चाहे इसके बरक्स, यानी कि इसके बरक्स जहन्नम भी बना सकती है। और वो चाहे तो इस सिलसिले में माल लेकर मामलात को ख़राब भी कर सकती है। लाजमी नहीं कि हर औरत माल की भूखी हो। तो बातों को तवज्जो से सुनिएगा, उसने क्या कहा। कहने लगी कि बहुत सारी मालदार औरतें जिनकी ज़िंदगी अजीरन बनी हुई है, शोहर इनसे भागा भागा फिरता है कि नहीं नहीं नहीं, मैंने तुम्हारे साथ नहीं रहना, मैं नहीं रहना चाहता तुम्हारे साथ। हालांकि ढेर सारी अमीर होती हैं, मगर शोहर इनके साथ ज़िंदगी मुश्किल गुजार रहा होता है। खुशहाल शादीशुदा ज़िंदगी का सबब औलाद भी नहीं। कई ऐसे आपने जोड़े देखे होंगे जिनको अल्लाह पाक ने औलाद की नेमत नहीं दी, मगर फिर भी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से गुजार रहे हैं, हर वक्त अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे हैं। बहुत सारी औरतें जिनके 10-10 बच्चे हैं, मगर फिर भी वो शोहर की मोहब्बत से महरूम हैं, बल्कि खुदा न खास्ता तलाक तक नौबत आ जाती है। घर में हर वक्त चिक चिक रहती है ना, तो वो तलाक तक नौबत आ जाती है। बहुत सारी ख़वातीन खाना बनाने की माहिर होती हैं, दिन भर खाना बनाती रहती हैं और बहुत अच्छा बनाती हैं, मगर फिर भी शोहर की बदसलूकी का शिकार रहती हैं। सहाफ़ी जो इंटरव्यू कर रही थी ना, उसको बहुत हैरत हुई। वो कहने लगी, फिर आखिर आपकी खुशहाल ज़िंदगी का राज क्या है, वो मुझे भी तो बताए ना, ताकि मैं लोगों को बताऊं। तो वो आगे से बताने लगी हैं कि हमारी खुशगवार ज़िंदगी का राज ये है कि जब मेरा शोहर इंतहाई गुस्से की हालत में होता था ना, तो मैं खामोशी का सहारा ले लेती थी। यानी कि मेरे शोहर को किसी बात पर गुस्सा चढ़ गया ना, तो मैं आगे से बिल्कुल नहीं बोलती थी, अपनी ज़बान को बंद रखती थी, बिल्कुल खामोश, साइलेंट। तो वो ये भी कहने लगी कि मगर इस खामोशी के साथ साथ इसमें एहतराम भी शामिल होता था। ये नहीं थी कि मैं खामोश हो जाती थी मगर मैं एहतराम नहीं करती थी, एहतराम भी शामिल होता था। मैं अफसोस के साथ अपने सर को झुका लेती थी, अफसोस के साथ अपने सर को झुका लेती थी, क्योंकि इस मौके पर बाज़ ख़वातीन खामोश तो हो जाती हैं, मगर उनके जो लहजा होता है ना, उसमें मजाक का, तमस्खुर का अंसर शामिल होता है। तो वो फिर पूछने लगी कि जो समझदार आदमी है वो तो आपकी बात को भांप लेता होगा ना, तो फिर आप कमरे से उस वक़्त बाहर चली जाती होंगी। वो कहने लगी कि नहीं, अगर ऐसा करते हैं ना, तो फिर शोहर को ऐसा लगता है कि आप उससे भाग रही हैं,
आप उससे भाग रही हैं, उससे पीछा छुड़ाना चाहती हैं, उसे सुनना भी नहीं चाहती। तो उन्होंने पूछा फिर क्या करना चाहिए? वो कहती इस मौके पर खामोश रहना चाहिए और जब तक वो पुरसकून ना हो जाए इसकी किसी भी बात की कोई मुखालफत नहीं करनी चाहिए। यानी कि अगर शोहर सुनाता जा रहा है ना, औरतों को मशवरा दे रहा हूँ, तवज्जो से मेरी बात को सुनिएगा, ये बड़ी ज़बरदस्त बात है और आपके फ़ायदे की बात है कि अगर शोहर पुरसकून ज़िंदगी चाहता है ना, तो उसकी गुस्से वाली हर बात को तवज्जो से सुने। ये ना हो कि वो गुस्से में बोल रहा है और आगे से आप भी मुसलसल जवाब दे रही हैं, तो शोहर इस सूरत हाल में इंतहाई गुस्से में आ जाता है और बाज़ औक़ात मामलात घर टूटने तक चले जाते हैं। मुखालफत नहीं करनी चाहिए शोहर की। जब शोहर किसी हद तक पुरसकून हो जाता है ना, वो कहने लगी जब शोहर मेरा किसी हद तक पुरसकून हो जाता है ना, तो मैं कहती हूँ कि आपकी अगर बात पूरी हो गई है तो मैं कमरे से चली जाऊँ। वो क्योंकि शोहर भी बोल बोल कर थक चुका होता है, तो और चीखने चिल्लाने के बाद अब इसे थोड़ा सा आराम की ज़रूरत होती है ना, तो मैं कमरे से चली जाती थी और अपने मामूल के कामों में मसरूफ़ हो जाती थी। घर के जो काम करने होते थे, झाड़ू पोंछा, बर्तन धोने, कपड़े धोने, इस तरह की काम जो भी करने होते थे मैं उनमें मसरूफ़ हो जाती थी और अपने मामलात को गुजारने लगती थी। वो इंटरव्यू करने वाली फिर पूछती है तो फिर इसके बाद आप क्या करती थी? क्या आप बोलचाल बंद कर लेती थी? मुकम्मल बोलचाल बंद कर लेती थी? एक हफ्ता आधा हफ्ता बात नहीं करती थी? इस तरह ही होता था ना। वो कहने लगी नहीं नहीं, बूढ़ी खातून ने कहा नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, इस बुरी आदत से तो हमेशा बचना चाहिए, ये दो धारी हथियार है। जब आप एक हफ्ते तक अपने शोहर से बातचीत नहीं करेंगी ना, इस वक़्त वो जो वक़्त होगा ना, उसमें अगर आपके शोहर को आपके साथ मसालहत की ज़रूरत होगी ना, तो आपकी इस कैफियत की वजह से ना वो इसका आदी हो जाएगा, क्योंकि आप बात ही नहीं कर रहे, तो वो मामलात गलत हो जाएंगे। फिर ये चीज़ बढ़ते बढ़ते ख़तरनाक किस्म की नफ़रत इख्तियार कर लेगी। तो सहाफ़ी ने पूछा फिर आप क्या करती थी? तो बूढ़ी खातून बोली कि मैं 2-3 घंटे तक शोहर के पास जाती थी और उसको एक जूस का गिलास या कॉफ़ी का या चाय का एक कप पेश करती थी और मोहब्बत भरे अंदाज में कहती थी पी लीजिए। हकीकत में शोहर को उस वक़्त उस चीज़ की ज़रूरत होती थी। फिर मैं उससे नॉर्मल अंदाज में बात करने लग जाती थी। वो पूछता था क्या मैं उससे अभी तक नाराज़ हूँ? बात वही आ गई ना, क्योंकि शोहर ठंडा हो चुका होता है, उसका गुस्सा इंतहाई हद तक गिर चुका होता है, तो वो उससे पूछता है कि क्या मैं अभी तक उससे नाराज़ हूँ? ये बूढ़ी खातून बता रही है, वैसे मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो वो कहती थी कि मैं कहती नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं आपसे बिल्कुल नाराज़ नहीं हूँ। इसके बाद वो अपनी सख्त कलामी पर मुझसे माजरत करता और खूबसूरत बातें करने लगता। इंटरव्यू करने वाली खातून कहने लगी और आप इसकी बातें मान भी लेती थी? सवाल किया उसने, आप इसकी बातें मान भी लेती थी जिसने आपको इतना डांटा, इतना बोला, बदजुबानी की, बदकलामी की, आप उसकी इतनी बातें मान भी लेती थी? बूढ़ी खातून बोली हाँ बिल्कुल, मैं कोई अनाड़ी खातून थोड़ी थी, मुझे अपने आप पर पूरा भरोसा होता था। क्या आप चाहती हैं कि जब मेरा शोहर गुस्से में हो और मैं उसकी बात पर यकीन कर लूं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जब वो पुरसकून हो जाए और उसकी मैं कोई भी बात ना मानूं? बिल्कुल भी नहीं। खातून सहाफ़ी ने फिर पूछा तो फिर आपकी इज़्ज़त नफ्स कहाँ गई? बूढ़ी खातून बोली कि पहली बात यह है कि मेरी इज़्ज़त नफ्स उस वक़्त है जब मेरा शोहर मुझसे राज़ी हो और हमारी ज़िंदगी पुरसकून हो। दूसरी बात यह है कि शोहर और बीवी के दरमियान कोई इज़्ज़त नफ्स नाम की चीज़ नहीं होती। जब मर्द और औरत एक दूसरे के लिबास हैं तो इज़्ज़त नफ्स कैसी? क्योंकि मैंने ना अपना मुशाहिदा बताने लगाऊं कि कई औरतें ऐसी होती हैं जो इंतहाई बदजुबान होती हैं,
शोहर को उनसे कुफत आने लगती है, क्योंकि वो शोहर की हर बात में टांग अड़ाती है। कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, दोस्तों ने आपको इस वक्त क्यों फ़ोन कर दिया, घर क्यों नहीं आए, आपको ये नहीं पता, आपको वो नहीं पता, मेरी फ़लानी चीज़ ख़त्म है, फ़लानी ख़त्म है। वो घर आते शोहर को एक मिनट भी सुकून का सांस नहीं लेने देती। ये रूटीन मैंने देखी है, ये लोगों की, मुख्तलिफ औरतों की रूटीन है। मगर कुछ मैंने औरतें ऐसी भी देखी हैं जो मर्द की खुशी का बायस हैं। वो अपनी ज़िंदगी को पुरसकून गुजारना चाहती हैं और गुजार रही हैं। उन्होंने अपने शोहर को इस तरह की सहूलतें दे रखी हैं कि शोहर उनसे राज़ी हैं और उनकी पुरसकून ज़िंदगी गुजर रही है। आप भी कोशिश करें, मेरा आपको मशवरा है कि कोशिश करें कि जब आपका मियाँ, भाई, बहन, यानी कि भाई या मियाँ जो भी घर में बड़े हैं वो घर में आएँ, उनको सलाम पेश करें, उनको अच्छे तरीके से हर चीज़ का पूछें। और अगर आपकी कोई ख्वाहिश है, ज़ाहिर है आपकी ख्वाहिश उन्होंने पूरी करनी है ना, आपकी कोई ख्वाहिश है तो आराम से बैठकर उनको बताएं, यकीनन आपकी वो ख्वाहिश को पूरा करेंगे और इस तरह इंशाअल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी पुरसकून हो जाएगी। जज़ाकल्लाह।